ठीक है, चलिए तो हम बात करेंगे किसकी, न्यायपालिका की बात करेंगे। देखिए भाई, न्यायपालिका सबसे पहले आप शिक्षकों के लिए, एक बार नहीं मैं बार बार बताता हूं कि सेंटर में कौन सी संस्था चलती है, एनसीईआरटी चलती है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी, 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, हाँ, नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो यस राधा, हाँ राधा बोलते ही यद राधा कृष्णन थे। ठीक है, वर्तमान में कौन है, अब नहीं कोई बोलेगा, वर्तमान में कौन है अब नहीं कोई बोलेगा। ठीक है, ठीक है, डीपी सकलानी यानी दिनेश प्रसाद सकलानी, दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, ये वर्तमान में क्या है, इसके अध्यक्ष है एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी के 4 विभाग हैं, कितने विभाग हैं, 4 विभाग हैं, एनसीईआरटी के 4 विभाग हैं। ठीक है, इन 4 विभागों में एक विभाग है बच्चे क्या, शिक्षा विभाग। कौन सा विभाग है, शिक्षा विभाग, भाई चलेगा। ठीक है, लगा दो भोजपुरी, बैठल जा। ठीक है देखिए इधर, हाँ इसके कितने विभाग हैं, 4 विभाग हैं। ठीक है, 4 विभागों में एक विभाग है बच्चे शिक्षा विभाग, एक विभाग है कौन सा, शिक्षा विभाग। ठीक है, एक विभाग है कौन सा, शिक्षा विभाग। ठीक है, अब इस शिक्षा विभाग क्या करता है कि स्कूली शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए यह टीचरों को ट्रेनिंग देता है, मतलब टीचरों को ट्रेंड देता है, ट्रेंड करता है, और बच्चों को भी क्या करता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए तैयार करता है। कौन, इस शिक्षा विभाग, जो किसके अंतर्गत होता है, एनसीईआरटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसके लिए हर स्टेट में एससीईआरटी की क्या होती है, स्थापना होती है। एससीईआरटी की क्या होती है, स्थापना होती है। हर स्टेट में किसकी स्थापना होती है, एससीईआरटी। केंद्र में एनसीईआरटी और स्टेट में क्या होता है, एससीईआरटी। एनसीईआरटी का मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका पूरा नाम है। इसका पूरा नाम क्या है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये स्टेट में होता है और ये कहाँ होता है, नेशनल सेंटर में होता है। ठीक है, अभी आपको बात करें तो आरएससीईआरटी की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, ये हुई थी 1978 में हुई थी, 1978 में। बिहार एससीईआरटी की स्थापना 1980 में हुई थी। ठीक है, यूपी एससीईआरटी की स्थापना 1981 में हुई थी। मतलब अलग अलग स्टेटों की स्थापना, अलग अलग एससीईआरटी की स्थापना अलग अलग समय पर हुई है। इसका मतलब अलग अलग स्टेट के अलग अलग क्या है, एससीईआरटी है। अब ये सारे किसके अंतर्गत काम करते हैं, एनसीईआरटी के अंतर्गत। अब एनसीईआरटी और एससीईआरटी ये दोनों मिलकर किसका, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, कंसेप्ट डेवलप करते हैं। और एक टीचर के लिए चाहे एक बच्चे के लिए सबसे अधिक किसकी जरूरत होती है, कंसेप्ट की, अवधारणा की। और अवधारणा जब जानेंगे तो हर चीजों पर आप क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, हर चीजों को ध्यानपूर्वक क्या करेंगे, सोचेंगे। और जब सोचेंगे तो यहां पर 2 चीजें आपको समझ में आएगी। एक चीज आपको समझ में आएगी क्या, विश्लेषण। एक समझ में आएगा क्या, विश्लेषण। और एक समझ में आएगा क्या, संश्लेषण, संश्लेषण।
ठीक है, एक समझ में आएगा क्या विश्लेषण, और एक चीज क्या आएगा संश्लेषण। विश्लेषण जो होता है ये निगमनात्मक होता है। क्या होता है, निगमनात्मक तो होता है, और ये जो होता है आगमनात्मक होता है। ठीक है, नहीं समझ में आ रही बात। जब चीजों को नियम से तर्क की तरफ ले जाएंगे तो क्या कहलाएगा विश्लेषण, और उस तर्क के आधार पर कोई नई वस्तु बनाएंगे, कोई नई जानकारी साझा करेंगे तो उसे आप क्या बोलेंगे संश्लेषण। तो यह नियम से तर्क की तरफ चलता है, और यह तर्क को आधार बनाकर नई वस्तु के निर्माण की में क्या करता है सहायक करता है। समझ में आ रही बात। तो ये सारी विश्लेषण और संश्लेषण ये सारी चीजें कौन देता है, या तो एससीईआरटी देगी या फिर एनसीईआरटी या फिर दोनों देगी। इसलिए आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ना पड़ता है। समझ में आ रही बात, कुछ आई तो शिक्षक के लिए पढ़ लीजिए, है कि नहीं। हटाएं इसको, चलिए अब एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे। शिक्षकों के लिए, आप लोग क्या हैं शिक्षक हैं, है कि नहीं। हाँ, मौका मिलेगा तो आप बिहार में भी शिक्षक बनेंगे, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, बिहार में पकड़ुआ ब्याह हो रहा है अभी भी, ठीक है। हाँ हाँ, वहाँ नौकरी मिलने का, बिहार में नौकरी मिलने का तो पजामा और कुर्ता और चप्पल पहन के जाने का, जहाँ जीन्स और ठीक है लोफर जूता झाड़ दिए तो पुलिया पर से 2 दिन 3 दिन बैठ के देखेंगे, और तीसरे दिन तो अरे पीछे लग जाएंगे और खुल के बोलेंगे जीजा चला पानी पी ला, और वहीं से ब्याह भी हो जाएगा। पता नहीं, पढ़ लीजिए, बिहार में जाइए, फिर देखते हैं क्या होगा। देखिए इस इकाई के जरिए विद्यार्थियों को न्यायपालिका से परिचित कराया जा रहा है। किससे परिचित कराया जा रहा है भाई, न्यायपालिका से। इस व्यवस्था के पुलिस अदालत जैसे कुछ आयामों के बारे में बच्चे पहले से ही काफी जानते होंगे। भाई पुलिस और अदालत के बारे में आप पहले से ही कुछ जानते हैं, ठीक है। वे मीडिया के जरिए या अपने निजी अनुभवों के आधार पर इन संस्थाओं के बारे में जानते हैं, ठीक है। मीडिया के जरिए वो पुलिस अदालत के बारे में जानते हैं, या फिर निजी अनुभवों के आधार पर वो जानते हैं। मीडिया का मतलब जैसे आप समाचार पत्रों के माध्यम से, या फिर समाचार रेडियो जो भी हो, ठीक है, या फिर मूवी वगैरह में भी देखे होंगे वो सब, ठीक है। हो सकता है उसमें कोई मूवी देखा होगा सलाखें, नहीं इस इकाई में मुख्य प्रयास यह है कि न्याय व्यवस्था की बुनियादी जानकारी और आपराधिक न्याय व्यवस्था से संबंधित उपयोगी जानकारियों को जोड़ा जाए, ठीक है। मतलब न्याय व्यवस्था की जो स्तरीय जानकारी है, ठीक है, आपराधिक न्याय व्यवस्था से संबंधित उपयोगी जानकारियों को क्या किया जाएगा, जोड़े जाएगा। अध्याय 4 में जो मुद्दे उठाए गए थे उन पर अगली कक्षाओं में भी बल दिया जाएगा। इन अध्यायों को पढ़ाते हुए विद्यार्थियों को इस बात का एहसास कराएं कि संविधान के सिद्धांतों को कायम रखने में न्यायपालिका कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। यदि आप कक्षा 8 के अध्यापक हैं या फिर अध्यापिका हैं और न्यायपालिका के बारे में बच्चों को समझाना है, ठीक है, तो बच्चों को समझाते वक्त आप किसका ध्यान रखेंगे, संविधान के सिद्धांतों को कायम रखने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी विद्यार्थियों को संविधान के सिद्धांतों को आधार बनाकर न्यायपालिका को क्या करेंगे, समझाएंगे, ठीक है। और समझाने के लिए आप क्या करेंगे, उनके व्यवहारिक जीवन से उदाहरण को लेंगे। आप बोल सकते हैं बच्चे इस मूवी में ऐसे देखा है क्या, ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे होता है। भाई कक्षा 8 का विद्यार्थी है, और कक्षा 8 का विद्यार्थी अब छोटा नहीं होगा, है कि नहीं। हाँ, इतना तो आजकल के छोटे से बच्चे ही बहुत ज्यादा तेज हो जा रहे हैं, नहीं। हाँ, हम टेंथ में कर रहे हैं, हाँ, हम 10th में गए तो हमको पता चला कि वोल्केनो होता है, नहीं तो हम ज्वालामुखी ही जान रहे थे।
लेकिन हमारा भतीजा अभी दूसरी में है और उसको वोल्केनो पता हो गया। ये अंतर है, ठीक है। अब ग्लूकोज की व्यवस्था कराएंगे। हो गया। अध्याय 4 कानून के शासन को कायम रखने में न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा करता है। इस अध्याय में न्यायपालिका से संबंधित 5 अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़ी अवधारणाओं पर चर्चा की गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता उसकी जिम्मेदारियों के निर्वाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह काफी जटिल विचार है, लेकिन बच्चों को इसे समझना पड़ेगा। इसे बुनियादी स्तर पर ऐसी निर्णय प्रक्रियाओं के उदाहरणों से समझाया जा सकता है, ठीक है, जिससे विद्यार्थी परिचित है कि नहीं। मतलब विद्यार्थी को समझाना है तो विद्यार्थी के व्यवहारिक जीवन से चीजों को क्या करिए, उठाइए, विद्यार्थी अच्छा समझेगा, है कि नहीं। हाँ, इसकी संरचना को एक मामले के जरिए दिखाया गया है। विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि न्यायिक प्रक्रिया की कार्य पद्धति को समझने के लिए कुछ अन्य मामलों पर भी चर्चा करें। न्याय तक पहुंच शीर्षक इस अध्याय की अंतिम अवधारणा में जनहित याचिका यानी PIL ठीक है भूमिका पर जोर दिया गया है। इस हिस्से में न्याय में विलंब का भी जिक्र किया गया है। इस बात की चर्चा करते हुए मौलिक अधिकारों के बारे में बच्चों की बढ़ती समझदारी का इस्तेमाल करें। मौलिक अधिकार, ठीक है कि नहीं। चलिए, न्यायपालिका की बात होगी। हाँ, अलग कलर वाले को तो छोड़ना नहीं है। अखबार पर नजर डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है। अखबार कौन कौन पढ़ता है? इसमें पढ़ता है अखबार? नहीं, अखबार क्यों पढ़ेंगे? हाँ, हेडिंग से क्या होता है? बाबू, हर चीज का समय होता है। समय तो सेट करना पड़ता है ना कि कब आपको सोना है, कब खाना है और कब पढ़ना है, और पढ़ना है तो कब क्या पढ़ना है, ये सब तो पता होना चाहिए। अगर ये सब पता नहीं है तो आप स्टूडेंट नहीं है, आप क्या हैं? प्रेसिडेंट है। और प्रेसिडेंट हमेशा क्या करेगा? दांतों की सफाई करेगा। आए? क्या? हाँ। ठीक है। चलिए, हो गया। तो अखबार वगैरह पढ़ा करिए, ठीक है। अखबार पढ़ने से आपके क्या क्या फायदे हो सकते हैं? पहली बात कि अखबार पढ़ने का अपना एक तरीका भी होता है। अब इलाहाबाद मत पढ़िए, इलाहाबाद उसमें पेज में रहता है इलाहाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, उपल मत पढ़िए। उसमें क्या होता है? उसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। मोहन ने सोहन को खेत के लिए लाठी से मारा, ठीक है। हाँ, मुकदमा दर्ज। हाँ, पीड़ित के परिवार वालों में कोहराम मचा, यही सब ना, ये सब नहीं, ठीक है। आप देश की खबरें पढ़िए, पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपको ये पढ़ने लायक। विदेश की खबरें पढ़िए, और बीच में एक पेज होता है जिसे आप संपादकीय बोलते हैं, काला सा पेज होता है, भद्दा सा, कुरूप सा, उसको आप पढ़िए। उसको पढ़ने से आपके शब्द जो होते हैं, शब्द में बढ़ोतरी होती है, शब्द के प्रति समझ पैदा होती है, और आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। और जब किसी चीज में कंसंट्रेशन बढ़ेगा, केंद्रित आपका दिमाग होने लगेगा, तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। समझ में आ रही बात? आप क्या करते हैं? आप अखबार नहीं पढ़ते हैं, आप किताब भी नहीं पढ़ते हैं, किताब पढ़ने का जोखिम भी नहीं उठाते हैं,
पता नहीं एक लेखक इस किताब के अंदर, इस चैप्टर के अंदर अपने कितने साल का अनुभव उसने क्या किया है, पिरो दिया है। 20 साल, 25 साल, 30 साल का अनुभव उसमें क्या कर दिया है, पिरो दिया है। और इसी चीज को एक टीचर क्या करता है, किसी में से फैक्ट को निकाल लेता है, इसी में से फैक्ट को क्या करता है, निकाल लेता है और आपको बता देता है। तो आपको फैक्ट पढ़ना चाहिए कि कंसेप्ट? कंसेप्ट आप इसको पढ़कर पता करेंगे और फैक्ट क्या करेगा, एक टीचर आपको बताएगा। तो फैक्ट आपको पढ़ने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। भाई टीचर भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान हो। जो काम टीचर कर रहा है वही काम आप भी करिए ना, आप करते नहीं है। ठीक है, क्लास चल रही होती है, सूचना आती है, आप क्या करते हैं, निकल जाते। ठीक है, आपको बोलना चाहिए यही बात है, जा हम पढ़ के जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन नहीं, कथा हो चाहे पढ़ाई हो, बीच में छोड़ के नहीं जाने का। कथा कितनी भी बुरी लग रही हो, पढ़ाई कितनी भी बुरी हो, ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान देना, जो चीजें अच्छी लगती है ना, वास्तव में वो अच्छी नहीं होती। समझ में आ रही बात? सबसे ज्यादा उनके समझ में आता, क्लास में फोन से बात कर रहे थे। देखिए कितना डेडिकेशन है, इतना पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की जरूरत क्यों पड़ती है? हाँ, तू ना मन बा। चलिए देखिए इधर पूरे दिन अपना काम क्लियर नहीं करते। ठीक है, आज तक इतने दिन हो गए पढ़ाते हुए, मैंने कभी क्लास चलते हुए किसी भी क्लास में एंट्री नहीं किया। मैंने कई बार बीएड के दौरान भी क्लास में कोई बच्चा पढ़ा रहा होता था, ठीक है, लेकिन मैंने एंट्री नहीं लिया। टीचर के तौर पर, स्टूडेंट के तौर पर तो लिया ही है, स्टूडेंट के तौर पर जाके चुपचाप पीछे से बैठ जाता था। ठीक है ठीक है, चलिए देखिए इधर। अरे जान, भारत में कानून का शासन चलता है, इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से क्या होते हैं, लागू होते हैं। ये बात आप 20 बार पढ़ चुके हैं। और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है और कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब होता है? क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है? इस अध्याय में आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। ठीक है, आपको ये देखने से लगेगा हाँ इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आप पढ़ते वक्त आपका दिमाग एक जगह रहा ना। मैं भी चाहता तो यहां से फैक्ट को निकालकर मैं आपको बता देता और एक दिन में शायद मैं 4-4 चैप्टर आपको पढ़ा देता, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे फैक्ट पढ़ाने से आपके क्वेश्चन नहीं फंसने वाले हैं। आपके क्वेश्चन तभी फंसेंगे जब आप खुद से पढ़ोगे। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन फंसा पाओगे। क्वेश्चन कोई नहीं फंसा पाएगा, क्वेश्चन सिर्फ फंसाओगे तो आप फंसाओगे। ठीक है, हाँ, यह है एनसीईआरटी का कमाल। जितने लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे उतने तरीके से समझेंगे। ठीक है, लेकिन सबके समझ का केंद्र एक ही होगा जो ये बताना चाहता है। एनसीईआरटी समझिए क्या है, मनोवैज्ञानिक तरीके से लिखी गई पुस्तक है। एक व्यक्ति के 30 से 35 साल के जीवन का क्या होता है, अनुभव होता है इसमें। ठीक है, चलिए देख लीजिए।
रील्स में अभी सर्वोच्च न्यायालय आ जाएगा तो तुरंत हटा देंगे, नहीं तुरंत हटा देंगे। अभी कोई बोलेगा कि चावल और आटा ले ही बना के मुंह पर लगाने से गोरे हो जाएंगे, तो थोड़ी देर तक देखेंगे उसको, है कि नहीं? ये है हमारे शिक्षा स्तर। न्यायपालिका की क्या भूमिका है? देखिए न्यायपालिका की क्या भूमिका है, यहां पर समझने वाली बातें हैं, ध्यान दीजिए। अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती हैं, सबको पता है ये बात ना। यह तय कर सकती है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं? एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि आप बच्चों को दंड नहीं दे सकते। आप कौन होते हैं दंड देने वाले? ठीक है, पहले के टीचर थे, हाँ, और बहुत मारते थे तो हाथ से नहीं मारते थे, लातन मुक्कन मतलब जो मिला उससे मारते थे। लेकिन हाँ वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसले दे सकती है। ठीक है, न्यायपालिका क्या कर सकती है भाई? वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती है। ठीक है, केरल और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी जल विवाद है ना, ठीक है, इस विवाद को सुलझाने का काम कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। कौन करेगी? न्यायपालिका। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती है। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो सजा देने का काम कौन करेगी? न्यायपालिका। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, न्यायपालिका के जो भी काम होगा उसको नीचे दिया गया है। ठीक है, विवादों का निपटारा, ये विवादों का क्या करेगी? निपटारा करेगी। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। मतलब दो नागरिकों के बीच अगर जो किसी प्रकार का, ठीक है, किसी प्रकार का विवाद है तो उसको भी सुलझाने का काम कौन करेगी? न्यायपालिका। नागरिक व सरकारों के बीच किसी प्रकार का विवाद है तो उसको सुलझाने का काम कौन करेगी? न्यायपालिका। आप क्या करते हैं कि पेपर को लेकर, पेपर आउट होता है तो आप धरना प्रदर्शन करते हैं, आप एक नागरिक हैं। सरकार क्या करती है? सरकार और नागरिकों के बीच क्या होता है? विवाद होता है। इस विवाद को सुलझाने का काम कौन करती है? न्यायपालिका, यानी सर्वोच्च न्यायालय, हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ रही बात? दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को भी हल करने का काम करती है। यदि दो राज्य सरकारों के बीच विवाद पैदा हो जाता है, न्यायपालिका सुलझाएगी। ठीक है, केंद्र व राज्यों के बीच अगर जो विवाद हो जाता है तो कौन फैसला सुनाएगी भाई? न्यायपालिका। ठीक है, न्यायिक समीक्षा, ठीक है, विवादों का निपटारा करेगी। अगला, न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। संविधान के व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास होता है? न्यायपालिका के पास होता है। इस नाते यदि न्यायपालिकों को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। मैंने कल बताया था कि सरकार, जो संसद के दो अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। जब किसी विषय पर कानून बनाना होता है तो राज्यसभा में जाती है। राज्यसभा में जब वह बहुमत से पारित हो जाती है तो लोकसभा में जाती है। लोकसभा में पारित होती है तो कहां जाती है? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति जब उस पर साइन करता है तो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। ठीक है, अब यह कानून, इस कानून से यदि आधारभूत ढांचे का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है, तो न्यायपालिका आएगी और इसको क्या करेगी? खारिज करेगी। और इसे क्या बोलेंगे आप? न्यायिक समीक्षा बोलेंगे। समझ में आ रही बात? इसे आप क्या बोलेंगे? न्यायिक समीक्षा बोलेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? बोलिए। ये बात आपको खुद पढ़ के समझना चाहिए। हाँ, ये सारी चीजें, क्योंकि प्रश्न आपसे सीधे सीधे नहीं पूछे जाएंगे। और इस किताब को
सिविल सर्विस का तैयारी करने वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, और आप शायद एक बार पढ़ पाए, ठीक है, उसको यह 18 बार 20 बार पढ़ते हैं, और जितनी बार पढ़ते हैं उतनी नई चीजें उनको क्या होती है, मिलती है, और बार बार चीजों का क्या होता है, रिवीजन होता है। धैर्य होना चाहिए। एक स्टूडेंट के पास अगर जो धैर्य नहीं है तो स्टूडेंट नहीं है, वो क्या है, आए एब्सेंट है, पीसीआर। इतनी होनी चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, जो कि इलाहाबाद के बच्चों के अंदर देखने को नहीं मिलता है। इनको कम समय में अधिक जानकारी चाहिए होती है, ठीक है, अधिक समय में कम जानकारी किसी को नहीं चाहिए होती है, लेकिन फिर भी आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। जिसके पास पेशेंस नहीं, वो समझिए वो क्या है, पेशेंट है। अब वो कैसा पेशेंट है वो जाने। ऐसे लोग फ्रस्ट्रेट, हाँ, हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, हाँ, टेंशन रहते हैं, ठीक है। और वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, सी बोले तो कंसंट्रेशन, आपके पास क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। चीजों को पढ़ते वक्त आपका कंसंट्रेट बना के रखना पड़ता है। और एक कंसंट्रेट कैसे बनेगा, किताबों को पढ़ने से, चीजों को देखने से आपके कंसंट्रेट नहीं, सिर्फ एक इमेजिनेशन बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। आप रील्स देखिए, आप सो नहीं पाएंगे, आप सोएंगे तो आपको वही रील्स हवा में से 2-4 ठो लगने लगेगा, है कि नहीं। कभी आप ऐसा महसूस किए हैं कि नहीं। हाँ, ये बहुत घातक, यह एक बीमारी है, कोरोना से खतरनाक बीमारी है रील्स का देखना, ठीक है। आर बोले तो रेगुलरिटी, जो भी काम करिए रेगुलरिटी, टाइम अपना सेट करिए, उस टाइम पर आप खड़े उतरिए। अगर जो आप 7 से 8 आपको पॉलिटी पढ़नी है तो आपको पढ़नी है पॉलिटी, चाहे किसी भी कीमत पर, ठीक है। अगर जो आपके लॉज के नीचे झगड़ा हो रहा है और आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आप झगड़ा देखने मत जाइए। आप कोनो न्यायपालिका नहीं है कि विवादों का क्या करेंगे, निपटारा करेंगे, ठीक है। हाँ, उसी में कोई मर मुरा गया, तमाम तरीके के कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस आएगी, कैमरा देखेगी, आपको को उठा के लेकर जाएगी। अब आप न्यायपालिका नहीं, क्या बन जाएंगे, गवाह बन जाएंगे। हाँ, बनिए विटनेस। हाँ, 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 हाँ। कितना उम्र हुई है, उम्र कितनी हो गई, मतलब दूध आए तीने का ही। चलिए, इसके बाद हम बताएंगे अभी। तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, ठीक है। रेगुलरिटी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर जो इसी चैप्टर को आप 2 बार पढ़ेंगे, अभी जाएंगे खाना खाने के बाद एक बार पढ़ देंगे, ठीक है, और फिर एक दिन के बाद फिर एक बार पढ़ देंगे, तो आपको भले याद नहीं रहेगा, लेकिन आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, कंसेप्ट बन जाएगा, और उस कंसेप्ट के आधार पर आप आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हो, ठीक है। और अच्छी बातों पर हमेशा नींद आती है, इतना जान जाइए। हाँ, क्लास में है, सोइए मत, देखिए इधर। नींद नहीं आ रही, क्या कर रही हैं, हाँ, चिंतन कर रही हैं, चिंतन मनन कर रही हैं। देखिए, कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, ठीक है। देखिए, अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है, ठीक है। जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो अनुच्छेद 226 के तहत वो कहां जाएगा, हाई कोर्ट, और अनुच्छेद 32 के तहत कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट हर राज्यों में होता है, मतलब भारत में 28 राज्य हैं, लेकिन हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, 25 है। 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है, और ये सुप्रीम कोर्ट है कहां, दिल्ली में,
समझ में आ रही बात? तो जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति कहां जाता है? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, या फिर कहां जाता है? सुप्रीम कोर्ट जाता है। मौलिक अधिकार समझ सकते हैं ना क्या होता है? जो अधिकार आपको जन्म से मिले हैं, जो अधिकार आपको जन्म से मिले। हाँ, आपका फोन से बात करना आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है? फोन से बात करना मौलिक अधिकार नहीं है। अगर जो आप ऐसा करेंगे तो इसका मतलब आप मेरे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। अब इसके तहत मैं 226 हाई कोर्ट, ठीक है भाई, उसके पास कंसंट्रेशन नहीं है कि नहीं? ताला लगाते वक्त उसने अपना कंसंट्रेशन भंग कर दिया, इसलिए नहीं पढ़ा। हो गया यहां पर, ध्यान दीजिए, ठीक है? अब यहां पर देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना कब होती है? 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उसी दिन हमारा देश क्या बना था? गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937-49 की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चेंबर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। पहले कहां था? चेंबर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। इसे 1958 में इमारत में स्थापित किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट को कब स्थानांतरित किया गया था? 1958 में। पहले कहां था? चेंबर ऑफ प्रिंसेस, जो कहां था? संसद भवन के अंदर था। ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें फैक्ट बन जाएंगे, यहां से फैक्ट वाले क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है? चलिए, विवाद की किस्म, ठीक है? यहां पर ये सारे उदाहरण इसके किसके हो जाएंगे? न्यायपालिका हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच विवाद, दो राज्यों के बीच विवाद, ये सारी चीजें है कि नहीं? स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? अब प्रश्न उठता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? चलिए, कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया है। कल्पना करिए कि एक कोई ताकतवर नेता है, कोई सांसद, विधायक है, आपकी जमीन पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। जब कोई व्यक्ति कहीं पर कब्जा करता है ना, तो इसे अतिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिक्रमण। समझ में आ रही बात? आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं, ठीक है? ठीक है, आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं। मतलब नेता जो है किसी न्यायाधीश को उसके पद से क्या कर सकता है? हटा सकता है, उसका तबादला कर सकता है। ऐसा होता है, देखते हैं कभी कभी नेता क्या करता है, उसको उसके पद से हटा देता है या फिर उसका तबादला करवा देता है। लेकिन कोई कोई होता है, वो बोलता है नहीं तबादला, बहुत दिनों के बाद एक शेर से मुलाकात हुआ है कि नहीं? यही है हमारे टक्कर का। कई सारी फिल्मों में होता है, ऐसा देखे भी होंगे। हाँ, जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। बिल्कुल, वो न्यायाधीश डर रहा होगा उस नेता से, या तो मुझे अपने पद से हटवा देगा या फिर मेरा तबादला कर देगा। तबादला कर देगा तो मैंने यहाँ पर जमीन वमीन ले रखा है, मेरे बाल बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा तबादला कर देगा 200 किलोमीटर, तो या तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, फिर बच्चों का सिस्टम क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा, है कि नहीं? तो उसकी हिमायती करता हुआ दिखाई देगा। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है, उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते, है कि नहीं? जब किसी नेता का नियंत्रण किसी न्यायाधीश पर होगा तो न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पाएगा क्या? नहीं ले पाएगा। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देता है कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए, नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। देखे होंगे कभी कोई नेता का व्यक्ति कोई घटना करता है तो उसे जेल में ले जाया जाता है, तो फिर नेता फोन कर देता है तो क्या होता है? वो छूट जाता है कि नहीं? हाँ, मतलब वहां पर जो है FIR दर्ज वगैरह नहीं करता है और ऐसे ही बंद किए रहता है और फिर फोन करने पर छोड़ देता है। FIR दर्ज होगा तो तब तो हो जाएगा कोर्ट में, ठीक है?
ठीक है, एफआईआर और एनसीआर दो बातें होती हैं, एफआईआर और एनसीआर दो बातें होती हैं। ठीक है, एफआईआर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है किसी व्यक्ति के, हाँ गाँव में तो हवा बन जाता है कि अरे फल्ला के खिलाफ क्या हुआ है, एफआईआर, ससुर का ब्याह ना हुई 5 साल, है कि नहीं, एफआईआर हो जाए, हालांकि एफआईआर कुछ नहीं होता है। ठीक है, हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह क्या रखा गया है, स्वतंत्र रखा गया है। न्यायपालिका को पूरी तरीके से स्वतंत्र रखा है कि ऐसा दखलंदाजी न हो, इसलिए न्यायपालिका को पूरी तरीके से क्या रखा गया है, स्वतंत्र। और स्वतंत्र न्यायपालिका इसे कहा जाता है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती हैं, दखल नहीं दे सकती, विधायिका और कौन, न्यायपालिका। ठीक है, अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालत सरकार के अधीन नहीं है, अदालत सरकार के अधीन नहीं है, ये सारी बातें समझते रहिए। नहीं वह सरकार की ओर से काम करती है, नहीं वो सरकार की ओर से काम करती है। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त करने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो। जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो सरकार की उसमें दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब तो हो रहा है। ठीक है, अभी गवई साहब जो थे उन्होंने बुलडोजर, जब योगी सरकार बुलडोजर से घर को ढहा देती थी तो उन्होंने बोला था ये सही नहीं है, कानून संविधान के क्या है, खिलाफ है। ठीक है, लेकिन फिर भी उनको 22वें अध्यक्ष के रूप में, 22वें सीजीआई के रूप में क्या किया जा रहा है, नियुक्त किया जा रहा है। मई में 15-16 मई को नियुक्त हो जाएंगे। अभी कौन चल रहा है, रमन्ना चल रहे हैं क्या, ऐसा ही कुछ कोई चल रहा है। ठीक है, शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त करके, ठीक है, अन्य शाखाओं का कोई दखल ना हो। इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, वो अपने कार्यकाल कंप्लीट होने के बाद ही ज्यादातर न्यायाधीश क्या होते हैं, हटते हैं। ठीक है, न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, मौलिक अधिकारों की रक्षा में क्या करती है, अहम भूमिका निभाती है कौन, न्यायपालिका। क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत पे जा सकता है। जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो वह व्यक्ति कहां जाएगा, कहां जाएगा, न्यायपालिका में जाएगा। भारत में अदालतों की संरचना कैसे होती है, हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। कितने स्तर पर अदालतें होती हैं, 3, ध्यान रखिएगा। निचले स्तर पर बहुत सारे अदालतें होती हैं। सबसे ऊपरी अदालत केवल एक अदालत है। जिन अदालतों के लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। यह अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर की जाती हैं, किसी शहर में होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है और उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी क्या होती है, अदालत होती है। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब सबसे ऊंचा, उच्च न्यायालय का मतलब ऊंचा, और फिर उसके नीचे क्या होता है, जिला कोर्ट वगैरह होता है। ठीक है, जो तहसील शहरों वगैरह में होता है। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश की बाकी सारी अदालतों के मान्य होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला कर देगा सभी अदालतों को क्या होना पड़ता है, मानना पड़ता है। ठीक है, ठीक है।
यहां पर देखिए, यहां पर जिला न्यायालय होगा, यहां पर हाई कोर्ट होगा और यहां पर सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मामले कहां दिखाई देते हैं? जिसका आकार बड़ा, ठीक है, उससे कम यहां, और सबसे कम, और ये सबसे ऊपर है, तो इसके फैसले को सारों को मानना पड़ता है। समझ में आ रही बात? यही पिरामिड बता रहा है। निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक हमारी न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड जैसी लगती है। ऊपर दिए गए विवरण को पढ़ने के बाद नीचे दिए गए चित्र को भरें। ठीक है, भर लीजिएगा। जिला, उसके बाद राज्य, उसके बाद, हाँ देखिए, ये मद्रास उच्च न्यायालय है, मद्रास का हाई कोर्ट है। ठीक है, देखिए यहां से प्रश्न बना हुआ है, खूब बना हुआ है प्रश्न। देखिए, उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में हुई थी। कहां? कलकत्ता, बंबई और मद्रास में की गई थी। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे, प्रेसिडेंसी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ था। आज देश भर में 25 क्या है? उच्च न्यायालय हैं। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय है, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय है। 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश में अमरावती और तेलंगाना हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय क्या हुए? स्थापित हुए। ज्यादा से ज्यादा लोगों के नजदीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के हिस्सों में खंडपीठ बेंच भी की गई है। ठीक है, इसके नीचे सब उच्च न्यायालय के, जैसे लखनऊ खंडपीठ है। ठीक है, हाँ, इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो लखनऊ भी क्या है? खंडपीठ है। तो खंडपीठों में बांट दिया जाता है। ठीक है, आसान करने के लिए। ठीक है, अब ये सारी चीजें हैं, आसानी से पढ़ पाएंगे क्या? बोलिए। हाँ, अब आपको पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। फौजदारी है, दीवानी है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति मारपीट करता है, ठीक है, मारपीट करता है, तो उसके प्रति फौजदारी का मुकदमा होता है। और कोई व्यक्ति, हाँ, मारपीट न करता अन्य कामों से, तो दीवानी का क्या होता है? मुकदमा होता है। जैसे रामू श्यामू, याद है जब, हाँ, सुपर टेट के लिए पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे थे, तो रामू श्यामू 2 लोग थे, आपस में डांडे के लिए क्या कर लिए थे? पीटा पीटी कर लिए थे। तो मुकदमा किसके तहत दर्ज किया गया था? फौजदारी के तहत दर्ज किया गया है कि नहीं? हाँ, तो इसमें एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और मेरे ख्याल से क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है क्या? हाँ, हाँ, धस गई है। ठीक है, टोपी लगा के देकर, ये नहीं कि जाके अपने बाबूजी के बुला के लाएं। है कि नहीं? चलिए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको पढ़ जाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा चैप्टर लंबा है, लेकिन आप समझ जाइए, ये दुनिया के सारे क्वेश्चनों को जो न्यायपालिका से बनेंगे, सारे क्वेश्चनों को ये क्या करेगा? समेटे हुए अपने अंदर। ठीक है, हाँ, न्यायपालिका से कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, जहां न्यायपालिका है वहां से क्वेश्चन बन जाएगा, सारे क्वेश्चन। यहां तक कि आईएएस पीसीएस में, मेंस में भी यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हाँ, इसी में से जो किताबें बन रही हैं, इसी में से ना लोग लिखते हैं, फैक्ट बना के इसी में से लिख देते हैं। जितनी भी मार्केट में किताबें दौड़ रही हैं, वो क्या है? यही तो है ना। हाँ,